श्रोताओं, आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री सैयद महबूब हुसैन। आप हैं स्वतंत्रता सेनानी, मोहल्ला मुगलपुरा प्रथम, लाकड़ी वालान, मुरादाबाद से। हुसैन साहब, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप अपनी उम्र के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। मेरी 85 साल उम्र है। जी हाँ, 85 वर्ष के आप हैं और अच्छी सेहत आपकी है, तो हम यहाँ दुआएं करेंगे कि आपकी सेहत हमेशा इसी तरह बनी रहे। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कब शुरू हुई और कहाँ से आपने तालीम पाई? बेसिक स्कूल था मोहल्ले के अंदर एक, वहाँ पर मेरा मुलाजिम मुझे पहुँचाई जाता था जी। और वहाँ उर्दू की तालीम थी उस ज़माने में। मुरादाबाद में मोहल्ले के अंदर था जी। वहाँ से जाकर मुलाजिम छुट्टी के वक्त ले आता था। अच्छा, वो ही छोड़ने जाते थे और वो ही लेकर के आते? तो वहाँ से आपने किस कक्षा को पास किया? चौथा वहाँ से पास कर लिया। हाँ, इसके बाद चौथा ही था वहाँ पर, इससे आगे को नहीं था। फिर आगे की पढ़ाई लिखाई? फिर वो गवर्नमेंट GIC के अंदर चला गया। जी। वहाँ पर आप किस कक्षा तक पढ़ते रहे? मैं हाई स्कूल तक मैंने तालीम पाई वहाँ जी। और सन 35 का ज़माना था कि मैंने कांग्रेस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, पार्टी को। मतलब पढ़ते पढ़ते ही? पढ़ते पढ़ते बस उसी वक्त छूट गया पढ़ना। जी। हाई स्कूल फेल होगा। जी हाँ। तो इससे आगे हम बात करें, एक अहम सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि उस वक्त जैसा कहा जाता है कि कुछ गिने चुने ही लोग पढ़ते थे, ये बात सही है? हाँ, करीब करीब तो सही है, इसलिए कि उस वक्त आमदनी लोगों के ज़राए कम थे और कुछ लोगों के ज़राए थे जी। तो वो अपने बच्चों को तालीम देते थे और तालीम का चर्चा उस वक्त ज़्यादा न था। बालिकाएं बहुत कम पढ़ती थी? बहुत कम, 4-5% के करीब भी। बालिकाओं के 4-5% पढ़ने का क्या कारण रहा होगा? उसकी वजह ये थी कि एक तो सख्ती से मुसलमानों में पर्दा होता था जी, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को, औरतों को, खासकर लड़कियों को जी, वो स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे और अपने घर ही वो मजहबी तालीम देते थे और उर्दू वगैरह की तालीम घर ही पर दी जाती थी। जी। अगर हम मजहब को छोड़ कर के बात करें, आम आदमी की बात करें, तो उस वक्त क्या लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाता था? जैसा आपने कहा कि 4-5% ही बालिकाएं नहीं, उस वक्त जोर नहीं दिया था, बल्कि एक मखसूस तबका के जो लड़के पढ़ रहे थे जिस घराने के, उसी घराने की लड़कियां भी पढ़ने लगी थी और वो बुर्का पहनकर स्कूल ज्वाइन करती थी। गरीबी की माहौल थी? गरीबी का माहौल काफ़ी था जी। इसी कारण लोग अपने बच्चों को शिक्षा के तालीम क्षेत्र में नहीं दिला सके, सही मानों में तो बात यही है। जी। लेकिन कुछ कहते हैं कि उस वक्त का थोड़ा माहौल कुछ डरावना भी था, भय लगता था लोगों को अपने बच्चों को बाहर भेजने में पढ़ाई लिखाई के लिए? नहीं, कोई ख़ास भय नहीं था। ऐसा नहीं? लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त और बहुत अच्छा था अंग्रेज़ का जी। कोई भय का सवाल ही पैदा नहीं होता था जी। अच्छा, हाई स्कूल करने के साथ साथ फिर आपने कुछ अपने घर की जिम्मेदारी को ओढ़ा? मैंने ओढ़ना चाहा था जी, मगर चूंकि मेरे वालिद कार्रवाई अपनी सब देखते थे और उनका एक निज़ाम बना हुआ था, इसलिए मैं आज़ाद रहा। मतलब घर की जिम्मेदारी भी खास आपके ऊपर कुछ नहीं है मेरे ऊपर रही। जी। परिवार में कौन कौन थे आपके साथ? परिवार में एक मेरी माँ जी, 2 मेरी बहनें, एक मैं, एक मेरे पिता जी, एक मेरे चचा। मतलब आप अकेले थे अपने पिता के? तो और भी ज़्यादा आपके साथ प्यार रहा होगा आपके वालिद? जाहिर है साहब, वो तो घर के अंदर एक आदमी जी होने की वजह से उन लोगों का प्यार सबका था ही और वो चाहते भी थे कि तरक्की करें, पढ़ें जी। मगर वो आपने बातचीत के दौरान ये बताया कि सन 1935 के समय में ही आप शामिल हो गए इस क्रांतिकारी जो हमारी सेना थी उसमें शामिल हो गए और उसमें जाकर के आप अपना रोल अदा करने लगे। उसका सबब ये था जी कि कांग्रेस को उस वक्त ज़रूरत थी पढ़े लिखे लड़कों की, नौजवानों की, कि जो स्कूलों के अंदर पढ़ रहे थे जी, उनको लेने के लिए कुछ पुराने कांग्रेसी
स्कूलों के अंदर आते थे, जी लोगों बच्चों को, लड़कों को समझाते थे, मुल्क और मुल्क की हालात को बताते थे। अंग्रेज से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए तरह तरह से बच्चों को, लड़कों को समझाते थे। वो बात दिल के अंदर उतरती चली जाती थी। जी और लड़के जितने थे उसके अंदर से वो, जैसे मैं शामिल हुआ ऐसे और भी शामिल होते थे। जी मतलब जो आपको प्रेरित किया गया हाँ, भारत माता की आज़ादी के लिए, लिए तो आपके मन में वो बात घर कर गई, बैठ गई। और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ अपने मोहतरम दोस्त लाला भगवत सरन साहब जेली का, जी कि जिन्होंने मुझे जंग आज़ादी में शामिल करके जी मेरा हक मुझसे अदा कराया माता का। अच्छा अच्छा। तो उस वक्त आपके साथ कितने लोग रहे होंगे यहाँ मुरादाबाद क्षेत्र के? मुरादाबाद के तो साहब एक ख़ास तरीके से दो चीज़ें थी। एक तो था वर्कर खुफिया और एक था ओपनली। अच्छा। तो जो खुफिया वर्कर थे उनकी लिस्ट जी खुफिया ही तरीके से रहती थी। अच्छा अच्छा। और जो ओपन वर्कर थे वो 4 आने के मेंबर कांग्रेस के होते थे और वो कांग्रेस के प्रोग्रामों को बढ़ाते थे, कांग्रेस के अंदर काम करते थे जी और अपने मुल्क की आज़ादी का जज्बा अपने रखते थे। जी। तो मतलब ये जो सेना थी, या जो क्रांतिकारी लोग थे, अपने देश की आज़ादी के यही लड़ रहे थे, काम करते थे। उसमें 2 पार्ट मैंने बताया ना जी। एक तो वो पार्ट था कि जो ये समझता था कि हम जिंदा रहें या न रहें, जी हाँ, माता आज़ाद हो जाए। बिल्कुल सही। एक वो थे कि माता आज़ाद हो और हम जो कुछ कर सकते हैं वो पीसफुली करें। जी। आप कौन से गुट में थे? आप मैं कौन से उस दल गुट में में था कि जो जंग से भी मुल्क को आज़ाद कराना चाहे तो करता था। मतलब गरम दल में? गरम दल के अंदर। जी। तो उस समय क्या क्या काम करने पड़ते थे? उसके अंदर खुफिया मूवमेंट होती थी, तमाम बाहर से लोग आते थे जी और खुफिया तरीके से मीटिंगें होती थी। कभी रामगंगा की रेती में हो रही हैं, कभी किसी बाग में हो रही हैं, जी कभी मेरे गांव में हो रही हैं कि हमको ये करना है, हमको फला आदमी के पास पैसे पहुंचाना है, जी फला आदमी हमारा शहीद हो गया है, उसके घर इस वक्त बच्चों को तंगी है, तो हम आपस में पैसे करके और उसके घर चुपके से भेजते थे, जी। साथ देते थे उसका। अच्छा अच्छा। और अंग्रेज से लड़ने के लिए ये कोशिश करते थे कि जितना उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है पहुंचाएं। जी हाँ। तो उस वक्त आप किन किन लोगों से मिले? कहाँ कहाँ आपको जाना हुआ? सब ज़िले के तो करीब करीब हर जगह पर, और हमारे ख़ास जो लीडर थे जी। उनका नाम था बुद्धि सिंह, चौधरी बुद्धि सिंह। अच्छा अच्छा। जो ये यहाँ चंदोसी से ताल्लुक़ रखते थे? हाँ, चंदोसी से। वो जा रही एक मकाम है, वो वहाँ के थे। हाँ, और बहुत बहादुर यादव थे जी, मजबूत थे। हम लोगों में बड़े थे। 95 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ है। जी हाँ। अभी तो वो हमें हिम्मत दिलासा जी और जुर्रत देते थे और उनकी प्रेरणा से हमें हर किस्म की जंग करने के लिए तैयार होना था। बहुत बहादुर आदमी थे। जी। तो इस दौरान आप मुल्क के दूसरे प्रांतों में भी गए होंगे? हाँ, मैं लाहौर, पंजाब, सिंध और कराची जी सन 37 में यहाँ पर इलेक्शन हुआ बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा। अमरोही के अंदर जी कांग्रेस, और क्या कहते हैं वो 37 के अंदर, अमरोही में नहीं बल्कि बिजनौर में। जी। वहाँ से मुझे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जी से मुलाकात हुई। वो सरहदी गांधी थे। अच्छा। बाबा करके मशहूर थे। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, तो मैं उनसे लाहौर जाके मिला, फिर उनके साथ साथ जी मैं रहा। तो बहुत से क्रांतिकारी पठानों को जी और इनको देखना मिला मुझे। अच्छा। मगर मैं उनके साथ नहीं रहा पठानों के। जी। मैं इधर ही अपने इलाके मतलब अपने क्षेत्र में आपकी भूमिका ज़्यादा रही।
इधर आप करते रहे अपनी कोशिश, भरसक प्रयास और अपनी मेहनत। बस वो ऐसी थी जी कि हमको हमारे ख्याल के मुताबिक हमारी मंजिल की तरफ को बढ़ा रही थी आगे को। जी हम पीछे नहीं हट रहे थे। जी। देखिए, जो आपको स्कूलों में, विद्यालयों में जो प्रेरित किया गया और उस प्रेरणा से आप इस सेना में, क्रांतिकारी लोगों में आप शामिल हो गए, और वो भी खासकर गर्म दल में। तो आपने ये भी कहा कि मैं घर में अकेला था अपने माता पिता का, तो उस वक्त घर वालों ने आपको रोका नहीं? नहीं, घर वालों को उस वक्त इस बात का पता नहीं चला। अच्छा, कि आप शामिल हो गए हैं? मैं उसमें शामिल हो गया हूँ। मतलब काफ़ी दिन तक आप गुप्त रूप से काम करते रहे? सन 37 में पता चला, 38 में कि आप मेरी माँ को। इसलिए कि भगवत शरण साहब ने जी मेरी माँ के पास खत भेज के और ये कहा कि इस वक्त बेगम साहब पार्टी को ज़रूरत है, 500 रुपये भेज दीजिए आप। अच्छा। तो उन्होंने फ़ौरन ही उस खत वाले के हाथ 500 रुपये भेज दिए और मुझे बताया कि क्या तुम उस पार्टी में शामिल हो गए हो? तो मैंने अपनी माँ से इकरार किया। तब उन्होंने मुझसे वो कहा। क्या कहा? मुझसे ये कहा कि अब जब तुम इसमें शामिल ही हो गए हो जी, तो तुम पीछे मत हटना। माता का बहुत बड़ा हक है, तुम अपनी जान और अपने माल से माता का हक अदा करिए। माता को आज़ाद कराना, आज़ाद कराने के लिए। जी। अच्छा, उस वक्त आपके जो पिताजी थे, आपके जो वालिद, उनका कुछ कहना था? नहीं, वो गुस्से थे। गुस्से थे? हाँ। अच्छा। इसलिए कि उनके चचा का फांसी हो चुकी थी, अंग्रेज ने की थी। अच्छा। उनके भाई सूफी अम्बा प्रसाद और उनके साथ क्या कहते हैं अजीत सिंह के और लाला लाजपत राय के साथियों में थे, तो वो बर्बादी उनके सामने थी। अच्छा। तो अब एक तना मैं ही रहता था घर के अंदर कि वो चाहते थे कि घर बना रहे, अगर ये ख़त्म हो गया जी तो घर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो मुझे बचाना चाहते थे, वो भेजना नहीं चाहते थे आपको। हाँ। लेकिन मगर वो सख्ती भी इतनी नहीं करते थे। मतलब चाहते भी थे और समझाते थे, सख्ती नहीं करते थे। मना भी नहीं करते थे, एक तरह से सख्ती नहीं करते थे और समझाते थे कि भाई अगर तुझे अंग्रेज ने मार दिया तो फिर मेरा तो कोई नाम लेवा नहीं रहेगा, इसलिए तू जरा बच के काम कर और तू अपने हालात को भी देख और ये देख। वो समझाते थे। लेकिन आपकी माँ ने आपको बहुत बहुत प्रेरित किया है। उन्होंने बार बार जब भी मौका हुआ यही कहा कि तू कदम पीछे मत हटाना, तुम्हारे घर को बर्बाद किया है, दादा को तुम्हारे फांसी दी है, ये किया है अंग्रेजों ने। और माता इस वक्त आवाज़ दे रही है कि मेरे दूध का हक अदा करो, तो तुम माता के दूध का हक अदा करो जब तक के जिंदा रहो। जी। तो ये जो आपके बाबा थे, इनको फांसी लगी सन 1858 में। 1858 में, 17 मई सन 1858 में इनको क्यों फांसी दी गई? ये उस वक्त अंग्रेज़ों के खिलाफ रेवोल्यूशन जो हो रहा था, उसके अंदर तोपखाने के साथ जंग कर रहे थे। तोपखाने का एक हिस्सा इनके चार्ज में था जी, और एक हिस्सा शहर के नवाब जो थे जी, मज्जू खां साहब, उनके चार्ज में था। और जंग हो रही थी, एक तरफ से नवाब रामपुर की फौजें हमला कर रही थी, एक तरफ से अंग्रेज की फौजें। मुरादाबाद के क्रांतिकारियों की मदद शाहजादा फिरोज शाह कर रहा था। अच्छा। उसका तोपखाना इन्हें क्रांतिकारियों को हासिल हो गया था जी। और 5000 तरबियत याफ्ता फौज उसके साथ थी जो वो जंग कर रही थी जी। बस जब शिकस्त हुई शहर के उन लोगों ने जी कि जो ये चाहते नहीं थे कि अंग्रेज से आज़ादी हो, उन लोगों ने गद्दारी करके और शिकस्त दिला दी जी, और ये पकड़े गए तो कत्ल हो गए 20,000। तो मतलब एक ये भी आपके मन में एक भावना भरी हुई थी कि बिल्कुल भरी हुई थी साहब कि हमारे बर्बाद किया है हमारा जी, तो हम इनको अपने देश से खदेड़ के ही रहें, इनको बर्बाद करें, इनको नहीं रहने देंगे हम जिस हालत में भी होगा। जी हाँ। और हमारा एक खास बात ये कि हमारे गांव के अंदर जिसका नाम है उमरी जी, परगने मुरादाबाद, वहाँ पर हमारा
एक तख्त हमने अपने मकान के अंदर बनवाया था जी। और हम हिंदू और मुसलमान सुबह को नमाज पढ़ के पूजा करके उस पर बैठते थे। आधे तख्त पे हम नमाज पढ़ते थे, आधे तख्त पे हमारे भगवत शरण बाबू राम और ये लोग पूजा करते थे। मतलब उस समय सब लोग एक थे, एक जगह, और फिर हमारा दस्तरखान बिछता था, जो भी खुदा हमको देता था हम सब बैठ के हिंदू मुसलमान एक जगह खाते थे, मिल बांट के। हाँ। जी। अच्छा, एक तो ये बात आपकी रही कि आप इस जंग में शामिल हो गए और आप अपना काम करते रहे, तो मुख्य तौर पर आप किस आंदोलन में आपने सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई? सन 42। सन 42 का जो आंदोलन था, 11 अगस्त को जी, हमारी ऐलान हुआ और हमारी पार्टी के तमाम लोग, शहर के लोग, जी, पार्टी के अलावा भी शहर के वो लोग जी, कि जो आज़ादी चाहते थे, वो पर ये 1942 का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो आपने कहा कि 11 अगस्त, वैसे 9 अगस्त से शुरू हो गया था। 9 से जी। तो आपके मुरादाबाद शहर में 11 को हुआ। 11 को हुआ था। अच्छा। और उसकी शुरुआत हम ही लोगों ने करी। जी। और पानों के GIC की तरफ से हमने जुलूस उठाया। तो जब हमारा जुलूस पहुंचा है पानों के दरीबे पर, जी, तो कलेक्टर हार्डी घोड़े पे आया। अच्छा। और उसके साथ SP मुरादाबाद खान बहादुर, इम्तियाज मोहम्मद खान, तमाम फोर्स को लिए गए और चारों तरफ से रास्ते घेर कर हमारे ऊपर लाठीचार्ज शुरू हो गया। जी। तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ और गोली भी शुरू हुई। गोलाबारी हुई, उसके अंदर एक लड़का पंडित वो मारा गया और उसके बाद तो फिर तड़ातड़ गोलियां पड़ रही थी और गिर रहे थे। जी। तो गवर्नमेंट कॉलेज तक खून था। अच्छा। और आदमी मरे हुए भी थे और जख्मी भी थे। जी। और पुलिस खींच के थाने मुगलपुर ले जा रही थी। जी। लिहाजा उसी हालत में मैं भी गिरफ्तार हुआ जख्मी होकर, और मेरे साथ 13 आदमी और हुए। जी। जो हम सब जख्मी हालत में लाकर जेल में रख दिए गए। हाँ, हवालात में। फिर हवालात से ही आपको छोड़ दिया गया? नहीं, सब जेल, फिर भेजा जेल। कितने दिन आप जेल में रहे? हमारा नजरबंदी का टाइम रहा जी 4 महीने से कुछ ज्यादा रहा। अच्छा। मतलब आपको जेल में डाल दिया गया। हाँ। उसमें आपके घर वालों को पता था कि आप जेल में हैं? हाँ, घर वालों को सब पता। वो लोग मिलने जाते थे आपसे? कोई नहीं जाता था। मतलब कोई परमिशन नहीं थी उस वक्त कि आप वहाँ मिल सकते थे? कोई नहीं जाता था मिलने के लिए। जी। जो और जिस वक्त आप जेल में चले गए, तो उस वक्त आपको क्या लग रहा था? साहब, उस वक्त ऐसा हुआ कि हम जख्मी थे बहुत ज़्यादा, और हमको जालिम तरीके से जी 24 घंटे या 30 घंटे पानी नहीं दिया। अच्छा। पीने के लिए। जी। और फटे हुए कपड़े हमारे खून में तर, जी, उसी हालत से हमको जेल भेज दिया गया। मतलब कोई इलाज वगैरह कराने की कुछ नहीं? जब जेल चले गए तो वहाँ डॉक्टर ने दूसरे दिन सवेरे को जी देखा आपको? उनको देखा। बहरहाल उनको तो जो ज्यादती हमारे साथ करना थी उन्होंने करी जी, मगर हमारे साथ जो लोग थे जो मर गए वो तो मर गए जी, और जो जिंदा थे उन्होंने आंदोलन को और तेज कर दिया। इसको हुकूमत की बात मान कर न थी जी। अच्छा, ये आंदोलन कितने दिन तक चला? ये आंदोलन चला 9 तारीख से चला था जी, और कोई 18-20 दिन 22 दिन चलता रहा, 25 दिन चलता रहा जी। बताते हैं कि जो 1942 का ये आंदोलन था वो एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इस देश का आम आदमी उससे जुड़ा हुआ था। आम आदमी क्या जुड़ा हुआ था, समझ लीजिए कि जो लोग देहात के नावाकिफ थे जी, वो भी पटरियों उखेड़ रहे थे। जो लोग नावाकिफ थे जी जी, वो भी पटरियों उखेड़ रहे थे और थाने को बरींटे वगैरह लेते और पुलिस को मार रहे थे। वो तो एक ऐसा कहिए कि जैसे एक आंधी आती है जी जी, तूफान, और वो तूफान आता है और लिए चला जाता है, तो वो तो तूफान की तरीके से आया था। पूरे भारत के अंदर कोई जगह महफूज थी नहीं कि जहाँ आप ये कह सकें कि भाई यहाँ पर महफूज हो जी, कोई जगह महफूज नहीं थी। और अंग्रेज का ये आलम था कि डर के मारे जी
वो बाहर नहीं निकलता था, और निकलता था तो हिंदुस्तानी सिपाहियों को चारों तरफ रख के निकलता था। जी हाँ। और बहुत बड़ी क्रांति थी, और उसी क्रांति ने दरवाजा खोल दिया था आज़ादी का। मतलब लोगों को ये महसूस हो गया था कि अब ये अंग्रेज हमारे सामने घुटने टेक देंगे बस। और उसी टाइम पे चूंकि जंग जर्मनी हो गई, और जर्मनी की जंग होने के बाद जिंदा है, अगर जिंदा हम तुमको दिखा देंगे, अंग्रेज तेरी तोपों में हम बांस अड़ा देंगे। जी जी। ये गाते हुए लोग निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये कोई गाना है मगर नहीं, है जज्बा है, जज्बा था उनका। कि अंग्रेज तेरी तोपों में हम बांस अड़ा देंगे। अब बांस का और तोप का कोई तस्वुर ही नहीं। मतलब ये कह सकते हैं हम, ये हमारे देश के जो लोग थे उनके दिल की आवाज़ थी, और वो आवाज़ अंग्रेज के लर्जा पैदा कर रही थी। जी, उनके मनोबल को डाउन कर रही थी, गिरा रही थी। इधर होने लगी जंग। जी, जंग ने अंग्रेज को इकोनॉमिकली तबाह कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर चंद एक बगावतें हुई। अब सब में बड़ी बगावत वो ही कि जो 40,000 फौज बर्मा के अंदर अंग्रेज की बिगड़ गई। जी, और उसने विद्रोह नहीं कहना चाहिए बल्कि मुकाबला किया, इम्फाल तक कब्जा कर लिया। जी, फर्स्ट लाइन इसकी इम्फाल पर हुई है, इम्फाल से डाउनफॉल हुआ उनका। जी, तो लिहाजा हमारी आज़ादी का बिगुल तो बच चुका था। जी, अंग्रेज घबरा चुका था। मैंने पार्लियामेंट की वो तकरीर उसकी सुनी है, मुझे याद है जी, कि जो उसने ये कहा है अपोजिशन के जवाब में वजीर आज़म ने कि हमारे पास सिर्फ 4 हफ्ते का खाने का बाकी रह गया है जी, अगर हिंदुस्तान को हम आज़ाद नहीं करते हैं जी, तो हम इकोनॉमिकली तबाह हो जाएंगे। जब ये आवाज़ आपने सुनी उस वक्त आपको क्या लगा? नहीं तो उस वक्त तो ऐसा लगा कि हम आज़ाद होने का करीब आ चुके थे जी, आज़ादी का नारा हो चुका था। अब खुशियाँ थी कि अब वही हुआ कि मुआहदा हो गया। लेकिन इन आंदोलनों में हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनको बहुत कुछ कमाना पड़ा। हाँ, इसलिए जी कि उनका मॉरल जो था जी, वो इतना बुलंद था कि जो वो मुल्क और कौम के मफाद के अलावा अपने मफाद को महसूस नहीं करते थे जी। लिहाजा उसका नतीजा ये है कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, मैंने गवर्नमेंट से एक पाई कोई चीज़ तलब नहीं करी है और न कभी करूँ जी। मेरा फर्ज था, मेरी कौम थी, मेरा मुल्क था, वो गुलामी में था। निस्वार्थ भाव से सिर्फ ये सोच करके कि हमारा देश आज़ाद हो, हमारी माता आज़ाद हो जाए, बस यही हमें सबसे बड़ा फल है जी, जो मिलना था, सबसे बड़ा संतोष है। ये आप आज कहते हैं नहीं जी, मैं जाता हूँ गवर्नर के पास मिलने के लिए जी, तो गवर्नर मुझे मान सम्मान के साथ बिठाता है। करोड़पति जाता है, वो मान सम्मान उसका नहीं होता जो मेरा होता है। बिल्कुल सही बात। ये क्या थोड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में एक बहुत ही आदर सम्मान की बात है बस। और मुझे सब कुछ मिल गया, मेरी माता आज़ाद हो गई, ये सब कुछ मिल गया जी। मेरा परिवार इतना बड़ा नहीं। अच्छा, ये हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनकी कुर्बानियों से, उनके प्रयास से, उनकी मेहनत से, तो अब जब ये आज़ाद हो गया था देश, उस वक्त का जो माहौल आपने देखा है उसका थोड़ा सा वर्णन करेंगे? वो सूरत ये थी कि वो उस वक्त के माहौल का आज मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि उस वक्त आज़ाद कराने वालों के हाथ में थी ताकत। आज ताकत उन लोगों के हाथ में है कि जो मैं कहना नहीं चाहता, वो खुद ही समझते हैं कि वो किस सूरत से माता की खिदमत कर रहे हैं। वो खुद समझते हैं जी कि आया एक दिन माता के रूबरू उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, उस वक्त का आपने माहौल देखा है और आज का आप माहौल देख रहे हैं, उस समय जो लोगों के अंदर एका था और आज आप देख रहे हैं, क्या महसूस करते हैं? मतलब ये है कि आपने हमको 2 हिस्सों में अलहदा कर दिया, 2 हिस्सों में अलहदा कर दिया है जी। हम उस वक्त आपको पहले बता चुके हैं कि हम सुबह की नमाज़ पढ़ते थे और हमारे दोस्त पूजा करते थे और हमें एक ही तख्त पे करते थे। आधे तख्त पे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, आधे पे वो पूजा कर रहे हैं जी। उसके बाद हम एक ही जगह दस्तरखान पे बैठे खाते थे। न वो हिंदू थे न हम मुसलमान थे, हम हिंदुस्तानी थे
बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं महसूस हो रहा है? इसलिए कि वो लोग लीडर की हैसियत से आ गए आगे कि जिन्होंने अंग्रेज का साथ दिया था जी, वो अपने स्वार्थ के अंदर उन्होंने भारत माता के स्वार्थ को भूल गए, मतलब बहुत स्वार्थी हो गए हम आज। आजकल आपकी दिनचर्या क्या है? जी, दिनचर्या आपकी क्या है? कितने बजे सुबह आप उठते हैं? और मैं साहब पौने 4 बजे उठ बैठता हूँ और उठने के बाद मेरा रूटीन वर्क है कि मैं सुबह उठ के गया बाथरूम में और वहाँ मैंने अपने जिस्म को साफ किया और वजू करके और आन के तख्त पे बैठ के नमाज पढ़ी। आज भी वही रूटीन है नमाज पढ़ने? हाँ, अकेला पढ़ता हूँ अब वो दोस्त तो सब कर गए, इंतकाल हो गए उनके। बिल्कुल सही। मैं अकेला हूँ अब जी। अपने तख्त मकान के अंदर नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के वहीं पर खुदा का नाम लेता रहा कि 6 बजे जी, ठीक 6 बजे पानी आता है। अच्छा। मैं अपने बाथरूम में गया और मैंने मोटर का बटन दबाया, पानी आना शुरू हुआ, मैं नहाया जी, और नहा के और आन के और फिर अपने कमरे में बैठ गया। अपनी किताबें मेरी रखी हैं, मैं लिखता हूँ और पढ़ता हूँ जी, और लिखता और पढ़ता भी वही हूँ जी, कि मैंने किताब लिखी है वो भी वही लिखी है, तारीख मुरादाबाद। दूसरी किताब लिख रहा हूँ सूफी अम्बा प्रसाद शहीद की। जी, जी, जी। तीसरी किताब लिख रहा हूँ जी, हजरत शेखुल हिंद की। तो मतलब पूरा दिन आपका मेरा ऐसे ही होता है कि ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। हाँ, और सिर्फ मैं अपने मुकदमों में जाता हूँ जी। और अपने घर आ जाता हूँ। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? ये कहना चाहूँगा कि बेटा, तुम हमारी औलाद की जगह हो और तुम सबसे पहले इस बात को समझ लो कि तुम भारतीय हो। जी। तुम्हारा नफ़ा और नुकसान भारत के अंदर है। अगर भारत का नुकसान है तो तुम्हारा सबका नुकसान है। तुम हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर भारतीय बनो, हर एक का आदर करो, हर एक से प्यार करो, किसी से नफरत मत करो। दिलों की नफरत को निकाल के दिलों को जोड़ो जी। और भारत माता के तुम पूत हो, तुम सपूत बन जाओ। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपके इस संदेश को हमारे जो युवा भाई बहन हैं वो तवज्जो देंगे और निस्वार्थ भाव से आपकी बात पर अमल करेंगे। सैयद महमूद हुसैन साहब, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने अपने बहुत अच्छे अनुभव हमारे श्रोताओं के समक्ष रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया।